हेलो नमस्कार। मैं के.एस. मुरारी एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल के.एस. मुरारी जीएस पर स्वागत कर रहा हूं। आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच दिल्ली सल्तनत के इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में चर्चा करने के लिए आया हूं। मोहम्मद बिन तुगलक, जैसा कि इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक को कई उपाधियों या नामों से अभिहित किया है। किसी ने उन्हें पागल सुल्तान कहा, किसी ने उन्हें औदूरदर्शी सुल्तान कहा, किसी ने उन्हें रक्त पिपासु सुल्तान कहा। खैर, ये सारे नामकरण मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में, उनके द्वारा किए गए कार्यों के संदर्भ में देखा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे अधिक विवादास्पद सुल्तानों में से एक है, जिसे उसके अव्यावहारिक कार्यों और उसके राज्य में हुए बहुत सारे विद्रोहों के लिए याद किया जाता है। सुल्तान के लगभग सभी समसामयिक इतिहासकारों, यानी कहने का आशय है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जिसमें सुल्तान के पद पर था, और उस समय के जो इतिहासकार थे, वो इतिहासकारों ने उनकी काफ़ी भर्त्सना की, और भर्त्सना का कारण हिंदू और योगियों के साथ बहुत नज़दीकी संबंध मोहम्मद बिन तुगलक होने के कारण बताया गया। इसी के परिणाम स्वरूप इस्लामी और बर्नी जैसे इतिहासकारों ने उसे अधार्मिक घोषित कर दिया था, यानी कि धर्म को नहीं मानने वाला। यहाँ तक कि इस्लामी ने सुल्तान को काफिर घोषित कर दिया और उसके विरुद्ध, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध युद्ध की भी घोषणा कर डाली। कुछ उलेमा वर्ग, काजी या फिर कह सकते हैं खातिब और विधिवेत्ता सहित कई प्रभावशाली मुसलमानों ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह में भाग लिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने विरोधियों को निर्ममतापूर्वक हत्या कर, जिससे समुदाय के उच्च वर्ग के लोग और भी उससे नाराज हो गए, यानी रुष्ट हो गए थे। अब सवाल उठता है कि आखिर कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी कि मोहम्मद बिन तुगलक की इन सारे कार्यों को करने के लिए विवश हो गया। हालांकि कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विलक्षण व्यक्तित्व वाला शासक था, सर्वाधिक विलक्षण व्यक्तित्व वाला शासक था, और वह अरबी फारसी के बहुत बड़े विद्वान भी थे। ज्ञान विज्ञान की विभिन्न विधाओं जैसे खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र, गणित विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, तर्क शास्त्र, इन सारे विषयों में वो पारंगत थे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में अफ्रीका महादेश में एक कंट्री है मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था, और इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही सुल्तान के राजदूत बनकर चीन के शासक तोगन तिमूर से मुलाकात किया, यानी उसके दरबार में गया। मोहम्मद बिन तुगलक को इन सारे परिस्थितियों के संदर्भ में जब हम देखते हैं, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो किया गया कार्य था, या फिर उनके द्वारा जो नियोजित योजनाएं थे, ये सारे कार्य उनको अदूरदर्शी घोषित करने में लगभग सफल होता है। मोहम्मद बिन तुगलक की जो विभिन्न योजनाएं थे, खासकर 5 योजनाएं उसके काफी विवादास्पद रहा, और उन 5 योजनाओं को हम निम्न संदर्भों में देखने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहला कि उन्होंने राजधानी परिवर्तन किया। राजधानी परिवर्तन शायद किसी न किसी सलाह दिया होगा कि शायद इस समय मंगोलों का आक्रमण होता है, और वैसी स्थिति में मंगोल आक्रमण से बचाव के लिए केंद्र में राजधानी होना आवश्यक है। दूसरा जो था, राजधानी परिवर्तन के बाद सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तीसरा, खुरासान अभियान। चौथा, फोर्थ जो है योजना, वो है
दोआब के क्षेत्रों में 50% के करों में वृद्धि। दोआब के क्षेत्र में भूराजस्व की दरों में वृद्धि, भूराजस्व की दरों में वृद्धि, वृद्धि क्या है। और 5वां कराची अभियान, कराची अभियान। तो चलिए इन सारे संदर्भों को एक एक करके हम लोग आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये सारे योजनाएं किन किन परिस्थितियों में लाया गया और कौन ऐसी परिस्थितियां थी जो फिर इन योजनाओं को वापस लाने के लिए विवश हो गया। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की सर्वाधिक विवादास्पद योजना उसका राजधानी परिवर्तन था। राजधानी परिवर्तन था। राजधानी चूंकि दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली थी और इस योजना के तहत मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित कर दिया। दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर दिया। हालांकि 1327 ईस्वी में जब राजधानी परिवर्तित किया जा रहा था देवगिरी में, तो उसी समय देवगिरी को दौलताबाद से भी नामकरण कर दिया है, यानी देवगिरी को दौलताबाद कर दिया। और राजधानी कहने का मतलब है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया। कुछ लोगों का कहना है कि शायद बाह्य आक्रमण यानी मंगोल आक्रमण के डर से जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने सल्तनत की राजधानी केंद्र में स्थापित करना चाहता था, यानी मध्य भारत में स्थापित करके स्वयं को सुरक्षित होना चाहता था। लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इतने बड़े विशाल सल्तनत के सत्ता संचालक में सुगमता पूर्वक संचालन करने के लिए इसने राजधानी केंद्र को राजधानी के रूप में बीच भारत में यानी केंद्र में स्थापित कर शासन में सहायता उपलब्ध करवाना चाह रहा था। खैर कारण जो भी हो, हालांकि यह राजधानी परिवर्तन केवल ऑफिशियल राजधानी रहा, लेकिन राजधानी से जो जुड़ी हुई अन्य जो गतिविधियों का केंद्र था वो दिल्ली में ही रहा, जिस कारण से केवल सुल्तान के चले जाने से या सुल्तान के उलेमाओं या फिर मंत्रिपरिषद के लोगों के चले जाने से वहाँ कार्य नहीं हुआ, बल्कि राजधानी से जुड़ी हुई और भी जो गतिविधियों का केंद्र था वो सारे दिल्ली में रहा, जिस कारण से वहाँ का राजधानी सफल नहीं रहा और अंतोगत्वा फिर राजधानी दौलताबाद से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया, वापस ले आए। तो इस तरह से यहाँ जो है राजधानी परिवर्तन हुआ, ये असफल प्रयोग था मोहम्मद बिन तुगलक। दूसरा, जब हम देखते हैं सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, यह योजना मोहम्मद बिन तुगलक की जो अदूरदर्शिता का परिचय, हालांकि इस तरह के सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन पहली बार नहीं किया गया, इससे पहले चीन में भी इसका प्रयोग किया गया था और चीन में कुबलाई खान ने इसका प्रयोग कर चुका था। इससे पहले भारत में चांदी और टाका का यानी चांदी के टाका और कांसा यानी तांबा का जो है सो दाम प्रचलन में था। इस समय चूंकि देश में दिल्ली सल्तनत में अर्थव्यवस्था कमजोर था और वैसे स्थिति में सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग करना प्रारंभ किया और मोहम्मद बिन तुगलक जो चांदी का टका है उसको जारी किया सांकेतिक मुद्रा के रूप में चांदी के दाम के बराबर। दोनों में अंतर यही था कि चांदी की जगह तांबा की जगह सोना का चांदी का प्रारंभ किया, लेकिन दोनों का मूल्य बराबर रहने दिया, जिस कारण से जितने भी भारत में व्यापारी लोग थे या अन्य लोग जो थे वो चांदी के टकसाल की जगह तांबा का टकसाल अपने अपने घरों में खोल लिया। जब मूल्य बराबर है वैसी स्थिति में व्यापारी लोग नए मुद्रा को लेना बंद कर दिया, परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था कमजोर हो गया और अंतोगत्वा फिर से सांकेतिक मुद्रा को योजना को मोहम्मद बिन तुगलक ने असफल कर वापस ले लिया। खुरासान अभियान, खुरासान ईरान का क्षेत्र था और वहाँ खुरासान में राजनीतिक अस्थिरता थी। राजनीतिक अस्थिरता थी तो मोहम्मद बिन तुगलक को लगा कि वहाँ हम अपनी सेना भेजकर खुरासान को अपने दिल्ली सल्तनत में मिला दें। इसके लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अग्रिम सेना यानी अग्रिम वेतन
देकर लगभग 30,000 सैनिकों का एक दल तैयार किया और अग्रिम वेतन के आधार पर उसको भर्ती किया गया और उस सेना को खुरासान अभियान पर भेजा जाना था। लेकिन खुरासान की राजनीतिक अस्थिरता को और अधिक बढ़ते हुए देखना चाहता था, इसलिए सेना को, आर्मी को वो वेट करने के लिए, इंतजार करने के लिए कहा और कुछ समय बीतने के बाद अचानक खुरासान की स्थिति सुधर गई और वैसी स्थिति में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी सेना को भंग कर दिया और उसे अग्रिम वेतन देकर और खुरासान अभियान असफल हो गया, क्योंकि अब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान को हिम्मत नहीं थी कि खुरासान पर फिर से अभियान किया जाए। तो यह योजना भी असफल हो गया। खुरासान योजना में सैनिकों को जो अग्रिम वेतन दिया गया उससे सल्तनत की अर्थव्यवस्था और अधिक कमजोर हो गई। वैसी स्थिति में अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए इसी संदर्भ में मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब के क्षेत्र में भूराजस्व की दरों में 50% की वृद्धि कर दी और 50% की वृद्धि कर दी, जबकि यहाँ उस दौरान सुखाड़ की स्थिति हुई थी और वैसे स्थिति में किसान ने विद्रोह कर दिया। यहाँ तक कि कुछ इतिहासकारों, बर्नी जैसे इतिहासकार जो बरन के क्षेत्र का रहने वाला है, उसने भी योजना को यह अव्यावहारिक बताया और वैसी स्थिति में फिर से मोहम्मद बिन तुगलक ने इस योजना को वापस लेने की घोषणा कर देता है और वापस लेते हुए वहाँ के किसानों के लिए अग्रिम ऋण यानी सौंधर की व्यवस्था करता है और इस किसानों के सहयोग करने के लिए, किसानों को कल्याणकारी कार्य करने के लिए अमीर कोही यानी एक कृषि विभाग का गठन कर दिया गया। तो यह योजना भी वापस हो गया। पांचवा योजना जो कराचील अभियान था, कराचील दिल्ली के उत्तर तरफ का क्षेत्र था जो उत्तराखंड की ओर है, खासकर गढ़वाल और कुमायूं का क्षेत्र। तो गढ़वाल और कुमायूं के क्षेत्र में वहां कुछ लुटेरा होता था और दिल्ली के क्षेत्र में आकर लूटपाट मचाता था। मोहम्मद बिन तुगलक की इसकी जानकारी हुई और मोहम्मद बिन तुगलक ने उस लुटेरे को पकड़ने के बजाय कराचील को ही अपने दिल्ली सल्तनत में विजय कर शामिल करने की योजना बनाई। वैसी स्थिति में अपनी सेना को कराचील भेजा और कराचील फतह कर लिया गया, कराचील को जीत लिया गया। लेकिन जब सेना ने मोहम्मद बिन तुगलक को संवाद भेजवाया कि अब क्या करूं, कराचील को जीत लिया है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उस सेना को वहीं रहने का आदेश दिया और अगले योजना यानी तिब्बत को जीतने का आदेश का इंतजार करने के लिए कहा गया। सेना वहीं ठहरी हुई थी, लेकिन उसी दौरान बर्फीली तूफान चलने लगे, आइस स्लाइड हुआ और उसमें मोहम्मद बिन तुगलक की सेना दबकर मर गई। वैसी स्थिति में इतिहासकारों ने कहा कि यह योजना मोहम्मद बिन तुगलक का पागलपन की तरह योजना थी, क्योंकि न कराचील वापस आ पाया दिल्ली सल्तनत में, न सेना आ गया और न चीन को जीत पाया। तो इस प्रकार इस तरह की जो योजनाएं थी मोहम्मद बिन तुगलक की, ये काफी अव्यावहारिक और दूरदर्शी योजना थी और इसी संदर्भ में कई इतिहासकारों ने उन्हें पागल सुल्तान की संज्ञा दी। तो इस तरह से आज के इस मोहम्मद बिन तुगलक वाले एपिसोड को आप समझने की कोशिश किए होंगे और आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर इस वीडियो के चैनल को अधिक से अधिक शेयर करते हुए, इस चैनल पर कमेंट करते हुए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।